हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जो बाइडेन के बयान पर अब भड़के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। जी हां दोस्तों, भारत पर भी निकाली भड़ास। बताएंगे शहबाज शरीफ का दोस्तों जो बाइडेन पर क्या बयान आया, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहाँ ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख के लिए सेना ने बनाया है ये खास प्लानिंग। बताएंगे क्या है खबर, साथ ही बताएंगे जहां भारत ने दिया पाकिस्तान को दो टुक जवाब सामान्य संबंध को लेकर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर शी जिनपिंग ने ताइवान के मुद्दे पर कह दी बड़ी बात, जिसके बाद ताइवान ने दिया चीन को माकूल जवाब। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर गुजरात चुनाव को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे आपको बताने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ हर तरह की जानकारी बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। और आपको अपने भारतीय सेनाओं पर गर्व है तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब जो बाइडेन के बयान पर भड़क उठे हैं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, और भारत पर भी साथ ही साथ निकाली भड़ास। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया, तो पड़ोसी देश के नेता भड़क गए दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के बाकी नेताओं का बयान आया दोस्तों, लेकिन अभी जो आपको बड़ी खबर बताने वाले, जहां पर खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर जवाब दिया है दोस्तों, और भारत को भी इसमें फिर से शामिल करने की कोशिश की है दोस्तों। शहबाज ने जो बाइडेन के बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि पाकिस्तान सबसे जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश है, और ये बात साबित हो चुकी है। हमारे यहाँ परमाणु कार्यक्रम को तकनीकी रूप से मजबूत और फुल प्रूफ कमांड और नियंत्रण प्रणाली से संबंधित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार क्षमता की जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम अप्रसार सुरक्षा और सुरक्षा पर IAEA सहित वैश्विक मानकों के अनुरूप है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ शरीफ ने हर बार की तरह दोस्तों हर मुद्दों पर अब भारत को भी घेरने की कोशिश की। साथ ही शरीफ ने भारत पर निशाना साधते हुए बाइडेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शहबाज शरीफ ने भारत पर जवाब दिया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा कुछ देशों में फैल रहा अति राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब बिलावल भुट्टो ने दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान का जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था दोस्तों, तब भी उसके जवाब में उन्होंने भारत पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन अब जब शहबाज शरीफ जो बाइडेन की बातों का जवाब दे रहे हैं दोस्तों, उसके जवाब में भी भारत का जिक्र किया गया और भारत पर बातों के तीर छोड़े गए हैं दोस्तों। आखिर भारत से ऐसा क्या इसमें जोड़ा था दोस्तों जो भारत पर बयान देना जरूरी था? ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि हर बार पाकिस्तान किसी भी मुद्दे में दोस्तों अगर पाकिस्तान में किसी की सरकार भी गिरती है दोस्तों, तो भारत पर ही इल्जाम लगाया जाता है। ऐसे में शहबाज शरीफ का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा हमेशा की तरह, और जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रूस की मिलिट्री साइट पर आतंकी हमला, 11 सैनिकों की मौत, 15 घायल। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तनाव घटने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। अभी क्रीमिया में पुल पर हुए विस्फोट को लेकर रशिया का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को रशिया के बेलगोरोद क्षेत्र में एक रूसी सैन्य स्थल पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 11 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 15 घायल हो गए हैं दोस्तों। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मारे जाने से पहले 2 स्वयंसेवी सैनिकों ने अन्य सैनिकों पर गोलीबारी की। शूटिंग दक्षिण पश्चिमी रूस से बेलगोरोड क्षेत्र में हुई, जो यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है। पूर्व सोवियत संघ के 2 स्वयंसेवकों ने अभ्यास के दौरान अन्य सैनिकों पर गोलीबारी की थी। हालांकि जवाबी फायरिंग में दोनों मारे गए। मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी हमला बताया है। रूसी मीडिया के मुताबिक ये हमला शनिवार को पश्चिमी सैन्य जिले में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुआ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बताते, जहां ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित। लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर टकराव की स्थिति एक लंबे समय से बनी हुई है। भारतीय सेना को कई मोर्चों पर सफलता मिली है, लेकिन डेपसांग समेत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। जी हाँ, भारत ने भी सीमा पर 350 आर्टिलरी सिस्टम को, साथ ही साथ
गुप्तचर की तैनाती की है दोस्तों, जिसके बाद अब खास प्लान बनाया गया है। सेना ने चीन को चारों खाने चित करने के लिए लंबी दूरी तक नजर बनाए रखने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रोन और निगरानी उपकरणों की खरीद शुरू कर दी है। 80 मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी रपास, 10 रनवे इंडिपेंडेंट, 44 अपग्रेडेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस सिस्टम और 106 इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम की स्वदेशी खरीद के लिए RFP यानी प्रस्ताव के लिए अनुरोध अगले कुछ दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में लद्दाख गतिरोध के दौरान कई हथियारों की तैनाती की जा चुकी है दोस्तों, और आगे भी की जाएगी। ऐसे में भारत करने जा रहा है ड्रोन की बहुत बड़ी तैनाती। जी हां दोस्तों, ऐसे में लद्दाख के लिए सेना ने ये खास प्लान बनाकर दोस्तों चीन को माकूल जवाब देने का प्रॉपर तैयारी कर लिया। ऐसे में दोस्तों ऑल द बेस्ट टू इंडियन आर्मी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत का 2 टुक जवाब कहा अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ चाहते हैं सामान्य संबंध, इसके अलावा नहीं। जी हां, भारत के पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर 2 टुक शब्दों में सशस्त्र अपनी बात रख दी है दोस्तों। भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंधों का समर्थन करता है, बशर्ते माहौल अनुकूल और आतंकवाद से मुक्त हो। जी हां दोस्तों, साप्ताहिक प्रेस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। ये एक ऐसा बयान है जो हमने हमेशा कहा है, लेकिन इसे ऐसे माहौल में होना चाहिए जो आतंकवाद से मुक्त और अनुकूल हो। मुझे लगता है कि भाग बहुत प्रसिद्ध है, मुझे वास्तव में विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों भारत ने डायरेक्ट और बिल्कुल सीधा 2 शब्दों में जवाब दे दिया पाकिस्तान को। दोस्तों भारत का साफ कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य अवश्य चाहेंगे, लेकिन शर्तें हमारी होनी चाहिए, शर्तें हमारी पूरी होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी कीमत पर दोस्तों पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान अगर भारत की शर्तों को माने तो ही भारत के साथ व्यापार पाकिस्तान कर पाएगा दोस्तों, और करना भी चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों बात करें और बड़ी खबर की, जहां शी जिनपिंग ने CPC की बैठक में दोहराई बहुत बड़ी चेतावनी। कहा ताइवान में सेना उतारने से पीछे नहीं हटेगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, ताइवान को अपने देश में शामिल करने के लिए चीन कुछ भी करेगा, चाहे इसके लिए अपनी सेना भी ताइवान में उतारनी पड़ जाए, तो चीन इससे पीछे नहीं हटेगा दोस्तों। ये बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में कही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कल से शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की इस बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता के शीर्ष पर ताजपोशी का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले चीन के पहले नेता बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इतना ही नहीं, चीन ने जिस प्रकार से ताइवान पर बयान दिया है दोस्तों, ऐसे में अब ताइवान ने भी रिएक्शन दिया है दोस्तों, और माकूल जवाब देते हुए कहा है कि हमारे लोग तय करेंगे अपना भविष्य, ताइवान चीन का हिस्सा नहीं। ताइवान ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताकत इस्तेमाल करने वाली धमकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। ताइवान की मेन लैंड अफेयर्स काउंसिल ने कहा कि हमारे देश को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति गलत है और कोई नई सोच नहीं पेश करती है। काउंसिल ने कहा है कि ताइवान एक संप्रभु देश है, ताइवान कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। हमारे देश के लोग 1992 में बनी आम सहमति को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ताइवान में हांगकांग की तरह एक देश दो प्रणाली फॉर्मूला कभी भी लागू नहीं हो सकेगा। काउंसिल ने यह भी कहा है कि ताइवान का भविष्य तय करने का अधिकार हमारे नागरिकों के हाथ में है। ताइवान के इस बयान से चीन का और ज्यादा चिढ़ना तय माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ताइवान के इस रिएक्शन का क्या आप समर्थन करेंगे? अपनी सुझाव राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर नाटो आज से करेगा परमाणु बम गिराने की तैयारी। 60 फाइटर जेट पहुंचे क्या विनाश के कगार पर है यूरोप? बता दें, यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया तेजी से परमाणु युद्ध की तरह बढ़ती जा रही है, और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी सोमवार से अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन परमाणु बमों के साथ युद्धाभ्यास करेगी। दोस्तों, नाटो ने उस वक्त परमाणु बमों के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान किया है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के साथ सीधे संघर्ष को वैश्विक तबाही बताकर चेतावनी दी है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक नाटो जो अभ्यास करने वाला है उसका नाम स्टीड फास्ट नून है, और इसमें शामिल होने के लिए 60 फाइटर जेट्स बेल्जियम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ये फाइटर जेट्स उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बता दें आपको बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के मिस्र दौरे को लेकर जयशंकर जी ने दिया जवाब। कहा उन्हें मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं। जी हाँ, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी के मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं दोस्तों। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में
प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात भी की है। अपने दौरे के क्रम में एस जयशंकर जी ने मिस्र में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत में मेडिकल हब और कोरोना के दौरान किए गए कामों के बारे में बात की दोस्तों। तो वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। इतना ही नहीं, वो कुछ समय से यहाँ का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उनकी यात्रा का कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिस्र जाने की सलाह कब देंगे। इस पर जयशंकर जी ने कहा कि काहिरा की यात्रा के लिए उन्हें मेरी सलाह की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रशिया और यूक्रेन की जंग में अब इजराइल और ईरान आमने सामने, आखिर क्या है ये सारा मामला बता दें। ईरान और इजराइल की दुश्मनी के बारे में तो दुनिया जानती ही है। अब लगता है कि इस दुश्मनी का खामियाजा रशिया की सेनाओं को भी भुगतना पड़ेगा। इजराइल की तरफ से यूक्रेन को वो इंटेलिजेंस भी मिल रही है दोस्तों, जिसमें रशिया की सेना ईरान के ड्रोन को कहां पर कैसे प्रयोग करेगी इसकी जानकारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की माने तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन में कोई भी ईरानी ड्रोन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस बात को सुनिश्चित करके रहेंगे कि कोई भी ड्रोन यूक्रेन की सीमा में ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, स्पेसएक्स यूक्रेन में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देना जारी रख सकती है। जी हाँ, एलन मस्क ने पेंटागन से मांगा पैसा। बता दें, दुनिया का सबसे अमीर शख्स, अरबपति कारोबारी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि उनकी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स यूक्रेन में अपनी उपग्रह आधारित स्टार लिंक इंटरनेट सेवा को फंड देना जारी रख सकती है। अब तक आशंका जताई जा रही थी कि वो इस सेवा को रोक सकते हैं, क्योंकि एक यूक्रेनी राजदूत का व्यवहार उनके प्रति असभ्य था। क्रीमिया धमाके के बाद मस्क ने ट्विटर पर एक पोल शेयर किया था, जिसमें यूक्रेन को क्रीमिया और डोनबास रशिया को सौंप देने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद यूक्रेन में मस्क के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी पीएम का फिर उड़ा मजाक। इमरान खान ने कहा अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दो। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक और ऑडियो लीक हुआ है दोस्तों। इसके बाद से पाकिस्तान के लोग ही उनकी जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। इस कथित ऑडियो क्लिप में वे किसी अज्ञात शख्स से बातचीत कर रहे हैं। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लिप में अज्ञात शख्स प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री ऑफिस में खास पद देने की डिमांड कर रहा है। हालांकि पीएम शहबाज शरीफ बात को टालते नजर आ रहे हैं। उसमें वे बिलावल भुट्टो का हवाला दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इमरान ने कहा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऑडियो लीक होने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ कैबिनेट सदस्य और सरकारी अधिकारी सामने आए हैं। अगर शहबाज में कोई शर्म बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हम उन्हें घर भेज देंगे। ऑडियो लीक में शहबाज अपनी भतीजी मरियम नवाज के दामाद राहिल मुनीर के लिए भारत से मशीन लाने की भी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दें, जहां बिगड़ते ही जा रहे हैं अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते। तेल कटौती बन रही है बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में तीखी कड़वाहट घुल गई है। हाल में कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के सऊदी अरब के निर्णय को अमेरिका अपने गले नहीं उतार पा रहा है। जी हाँ, जबकि सऊदी अरब भी अब चुपचाप उसकी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब के इस आरोप से पश्चिमी देशों में जनमत के एक हिस्से में हलचल मची है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल उत्पादन में कटौती का फैसला 1 महीना टालने की गुजारिश की थी। इसका मतलब ये निकाला गया है कि जो बाइडेन चाहते थे कि अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव किसी तरह गुजर जाए और फिर सऊदी अरब ये फैसला ले। जी हाँ, मिड टर्म चुनावों के लिए मतदान 8 नवंबर को होगा। सऊदी अरब ने ये आरोप जो बाइडेन के ये कहने के बाद लगाया है कि अमेरिका अब सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि यूक्रेन संकट खड़ा होने के बाद दुनिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट से अपने देशवासियों को राहत दिलाने की कोशिश में जुटे जो बाइडेन ने सऊदी अरब को तेल उत्पादन का स्तर बनाए रखने की सलाह भी दी थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ब्रिटेन से वापस भारत आ सकता है अपना कोहिनूर हीरा। विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद कोहिनूर हीरे पर बहस छिड़ी थी दोस्तों, और इस पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे थे। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हीरो में शुमार कोहिनूर को ब्रिटेन से वापस लाने के रास्ते तलाशता रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ब्रिटेन के सामने भारत समय समय पर इसकी मांग उठाता रहा है और आगे भी जारी रखेगा। कोहिनूर की मांग को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि कुछ साल पहले संसद में इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया को बताया गया था। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने कुछ साल पहले संसद में इसका जवाब दिया था। हमने कहा है कि हम समय समय पर ब्रिटेन सरकार से बात
बात करते रहे हैं और हम मामले का संतोषजनक समाधान निकालने के तरीकों और साधनों का पता लगाना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोहिनूर को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि कोहिनूर 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर का है, तो कोई कहता है कि महाराजा दलीप सिंह ने 1849 में 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को दे दिया था। साथ ही साथ दोस्तों इसको लेकर इसके अलावा ये भी दावे किए जाते रहे हैं कि ये मुगल काल का है, 1937 में से महारानी के ताज में लगा दिया गया था। ऐसे में दोस्तों की रियलिटी क्या है, आपको अगर जानकारी हो दोस्तों तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या इससे अलग भी कोई बात कही जाती है दोस्तों कोहिनूर हीरा को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। और क्या अपना कोहिनूर हीरा हमको वापस तुरंत प्रभाव से मिलना चाहिए दोस्तों, मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दे, जहां किसी से बदले के लिए नहीं होता ईडी का इस्तेमाल। जयशंकर जी के बाद निर्मला सीतारमण ने दिखाया अमेरिका को आईना। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का सरकार की ओर से राजनीतिक या प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल किए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिका में कहा कि ईडी अपना काम करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अमेरिका की अपनी यात्रा के खत्म होने पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने वित्त मंत्रालय की 2 शाखाओं आयकर विभाग और ईडी के जरिए कारपोरेट क्षेत्र तथा लोगों में किसी तरह का भय पैदा करने से इनकार किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की हाल में संपन्न सालाना बैठकों में भारत समेत कई देशों ने विकसित देशों के राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों के वैश्विक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऋषि सुनक या पेनी कौन होगा यूनाइटेड किंगडम का अगला प्रधानमंत्री। लिज ट्रस को हटाने की तैयारी हो चुकी है तेज। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस के लिए बहुत बुरी खबर आई है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर उनको प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सकता है। पार्टी के भीतर ही लोग लिज ट्रस के खिलाफ हो गए हैं। लिज ट्रस को हटाने की तैयारी तेज हो गई और इसी बीच खबर है कि लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से हटाने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी या पेनी मोरडेट को नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अभी तक यूके के नए प्रधानमंत्री की रेस में ये 2 नाम सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या लिज ट्रस को चुनकर हुई बहुत बड़ी गलती, बता दें यू गवर्नमेंट पोल रिपोर्ट के मुताबिक हाल में हुए चुनाव में हिस्सा लेने वाले 62% वोटर्स का मानना है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस को चुनकर उन्होंने गलत फैसला किया है। हालांकि 16% वोटर्स अब भी ये मानते हैं कि लिज ट्रस को पीएम चुनकर सही निर्णय लिया गया है दोस्तों, लेकिन 62% वोटर्स की मेजोरिटी यही है दोस्तों कि लिज ट्रस को हटाकर इन दोनों में से किसी एक को चुना जाए। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही भारतीय सुनक जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के? आशा है कि नहीं आपको दोस्तों? अगर है तो ऑल द बेस्ट ऋषि सुनक जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर ईरान में उठे हिजाब विवाद के बीच इस देश ने चेहरा ढकने को लेकर उठाया ये सख्त कदम। बता दे ईरान से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब दुनिया भर में फैलता जा रहा है दोस्तों। जगह जगह इसके खिलाफ लोग मोर्चा खोल रहे हैं। कई देशों की सरकार भी इसके खिलाफ है दोस्तों। और इसी कड़ी में अब स्विट्जरलैंड सरकार ने बुधवार को संसद में एक बिल पेश कर दिया और इसी बिल में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी करीब 82,000 भारतीय रुपए में जुर्माना लगाया जाएगा। मालूम हो कि स्विट्जरलैंड की कुल आबादी में लगभग 5% लोग मुसलमान हैं। पिछले साल स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध को लेकर जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें अधिकतर लोगों ने हिजाब पर बैन लगाने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें श्रीलंका में भारत की मदद से आएगा उजाला। बिजली संकट से निपटने की ये है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अपनी आजादी के बाद से अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अभी भी स्थिर नहीं हो पाया है। नई सरकार तो सत्ता में आ गई है, लेकिन जमीन पर समस्याएं अभी भी बनी हुई है। महंगाई की ऐसी मार चल रही है कि श्रीलंका में लोगों को घर में बिजली सप्लाई मिलना भी मुश्किल साबित हो रहा है। बिजली के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि अब धार्मिक स्थानों पर भी बिजली संकट मंडराने लगी है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिर भारत से मदद लेने का फैसला किया है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि श्रीलंका की सरकार को भारत से जो 10 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा मिली थी, वो उसका इस्तेमाल अब सरकारी इमारतों और धार्मिक संस्थानों की छतों पर सोलर पैनल लगाने में करने वाली है। अब जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका में जब से आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, नुकसान बड़े स्तर पर हो चुका है। ऐसे में उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही इस साल अगस्त में श्रीलंका की सरकार ने बिजली दामों में 75% का इजाफा कर दिया था। अब तब सरकार ने तर्क दिया था कि साइलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी सीईबी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इस कदम के जरिए की जाएगी। यानी कि दोस्तों अंत में भारत ही श्रीलंका के काम आया। मानते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 27+ और 5 मोदी शाह लगाएंगे गुजरात में भाजपा की नैया पार। तय हो गई
रणनीति। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब जल्द ही गुजरात की घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के पास अपना किला बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो एक बार फिर गुजरात में भाजपा की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उठा ली है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जैसे ही हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया, उसके कुछ ही घंटे बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में हिमाचल नहीं बल्कि गुजरात भाजपा के बड़े नेता भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी सर्वे आपको बता दें दोस्तों, जहां गुजरात में कांग्रेस से आगे निकल सकती है आम आदमी पार्टी। नए सर्वे में केजरीवाल के लिए एक तरीके से खुशखबरी की खबर है दोस्तों, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, वो भी बम्पर वोटों से। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रही कांग्रेस पार्टी के गुजरात में वोटर्स टूटते जा रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी से बड़ा झटका कांग्रेस को लगता दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक ताजा सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से अधिक वोट शेयर हासिल हो सकता है। हालांकि सीटों की संख्या के मामले में कांग्रेस के दूसरे नंबर पर रहने की भविष्यवाणी भी की गई है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले आए इस नए सर्वे ने राज्य में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है दोस्तों। यानी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपना परचम लहराएगी दोस्तों और पूरे वोट के साथ जीत हासिल करेगी। आप लोग मानते हैं दोस्तों, और आप लोगों के हिसाब से गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां दिल्ली में हिंदू युवक की हत्या के बाद भारी हंगामा, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। जी हां, राजधानी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में हिंदू लड़के की हत्या के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। गुस्साए लोगों ने इलाके में जमकर हंगामा काटा। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 2 दिन पहले हिंदू लड़के पर मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने हमला किया था। इस हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो गया और कल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जी हां दोस्तों, साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी जी ने एटा को 419 करोड़ की परियोजनाओं को दी बहुत बड़ी सौगात। लाभार्थियों को बांटे मोबाइल और चेक। जी हां दोस्तों, विकास की रफ्तार परखने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रविवार को एटा जिले में पहुंचे। यहां मलावन में जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण किया गया दोस्तों। कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए योगी जी ने एटा वासियों को 419 करोड़ से अधिक 255 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी और इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मोबाइल चेक प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। तो वहीं जनपद में अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 106.99 करोड़ की लागत से निर्मित नगर पालिका परिषद एटा की शहर सीवरेज योजना फेज 1 का लोकार्पण किया गया। जी हां दोस्तों, साथ ही गैस की कीमतों को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने दी बहुत बड़ी जानकारी। सुनकर हैप्पी हो जाएंगे आप लोग। जी हां दोस्तों, भारत समेत कई देशों में गैस की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैस की कीमतों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। सीतारमण जी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच गैस बहुत ही महंगी होने के कारण कोयला की एक बार फिर से वापसी होने जा रही है। सीतारमण ने कहा कि पश्चिमी दुनिया के देश फिर से कोयले की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, इस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिकी आई हुई है दोस्तों। उन्होंने यहां शनिवार को भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा है कि पश्चिमी दुनिया के देश कोयले की ओर बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही ये कह चुका है कि वो आज वे कोयले की ओर लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ये थी दोस्तों अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।